गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग सतीश चंद्रा की मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं और ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है स्टार्ट में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। The countries of Southeast Asia had to meet the expansionist urges of some of the Chinese rulers, China having developed a strong navy by this time. दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देशों को चीन के शासकों का विस्तारवादी रुख झेलना पड़ा। कहने का मतलब है, चीन एक बहुत ताकतवर, एक विकसित देश था, ख़ास तौर से नौसेना के मामले में। उस समय तक चीन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, चीन के शासकों के पास, और अक्सर वो अपनी इस नौसेना का प्रयोग दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर आक्रमण और कब्जे को लेकर करते थे। बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। लेकिन इसके बाद भी अधिकतर समय ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, ये स्वतंत्र रहे, बहुत दिनों तक स्वतंत्र रहे। The two most powerful kingdoms which flourished in the region during the period were the Sailendra and Kamboj empires. और जो दो सबसे शक्तिशाली राज्य इस क्षेत्र में हुए वो थे शैलेंद्र और कंबोज साम्राज्य। The Sailendra dynasty, which arose in the 7th century and constituted the Sri Vijaya Empire, flourished till the 10th century. At its height, the empire included Sumatra, Java, the Malaya Peninsula, parts of Siam, modern Thailand, and even the Philippines. शैलेंद्र वंश 7वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ और इसने श्री विजय साम्राज्य एम्पायर की स्थापना की, और ये लगभग 10वीं शताब्दी तक बना रहा, लगभग 300 वर्षों तक। और जब ये वंश अपने शक्ति के चरम पे था तो इसने सुमात्रा, जावा, मलय का जो आपका प्रायद्वीप क्षेत्र है, पेनिनसुला, इसके अलावा जो आधुनिक थाईलैंड का काफ़ी हिस्सा और यहाँ तक कि फिलीपींस भी इसके कब्जे में था। According to a 9th century Arab writer, the empire was so large that even the fastest vessel could not complete a round trip of it in 2 years. एक अरब यात्री ने अपने एक ट्रेवल अकाउंट में लिखा है, 9वीं शताब्दी में इस अरब यात्री ने लिखा है कि ये साम्राज्य, ये शैलेंद्र एम्पायर जो है, ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि बहुत तेज़ी से चलने वाला जो जहाज़ है वो भी पूरे साम्राज्य का एक चक्कर 2 वर्ष में भी कंप्लीट पूरा नहीं कर पाता, इतना लंबा चौड़ा था। The Sailendra rulers had a powerful navy and dominated the sea trade into China. शैलेंद्र जो शासक थे उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उनका पूरा प्रभुत्व था। The Sri Vijaya Empire was replaced by the
माज़ापाहित एम्पायर इन द 11th सेंचुरी। और इस श्री विजय साम्राज्य के बाद जो एक नया साम्राज्य उदय हुआ, श्री विजय साम्राज्य के पतन के बाद, वो था माज़ापाहित साम्राज्य 11वीं शताब्दी में। It further extended the limits of the Sri Vijay Empire and continued till the 14th century। और इस साम्राज्य के शासकों ने लगभग 14वीं शताब्दी तक श्री विजय साम्राज्य द्वारा स्थापित जो क्षेत्र था उनका और विस्तार किया। The Pallavas of South India also had a powerful navy। दक्षिण भारत के एक बहुत ताकतवर वंश साम्राज्य जिसको पल्लव डायनेस्टी बोलते हैं, पल्लव राजाओं के पास भी एक बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। द पल्लवा नेवी वॉज एस्पेशली एक्टिव इन द बे ऑफ बंगाल। द सी ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना वॉज सो इम्पॉर्टेंट दैट इन 10th century a Chola ruler sent a series of naval expedition to Sumatra and Malaya to keep the sea lanes of communications open। और बच्चों, समुद्र के रास्ते व्यापार है ना, खास तौर से दक्षिण पूर्वी एशियाई और चाइना के साथ दक्षिण भारत के शासकों का ये जो व्यापार था वो इतना महत्वपूर्ण था 10वीं शताब्दी में कि एक चोल शासक, एक चोल वंश के राजा ने लगातार सुमात्रा और मलाया क्षेत्र में अपनी नेवी को, अपनी नौसेना को लगातार भेजा, ताकि जो इन लोगों के साथ जो सामुद्रिक जो व्यापार होता है, जो रास्ता है, वो पूरी तरह खुला रहे, ओपन रहे, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। Since the early centuries of the Christian era and even before, India had close trade and cultural contact with the countries of the area। क्रिश्चियन इरा ईसा या ईसवीं सन की शुरुआत जब हुई, शुरुआती जो शताब्दी हैं या उससे भी पहले, भारत का इन देशों, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई या पूर्वी एशियाई देशों के साथ बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। Many Chinese and Indian scholars visited Palembang, the capital of the empire, which was located in Sumatra and which had been a Sanskrit and Buddhist center of study even earlier। बहुत सारे चीन के और भारतीय विद्वान जो कि इस साम्राज्य के, श्री विजय साम्राज्य की जो राजधानी थी जिसका नाम था पलेमबैंग, जो कि आज के सुमात्रा में है, वहाँ पर वो जाते थे, भारतीय विद्वान और चीन के विद्वान। और बहुत दिनों, अभी कुछ समय पहले तक ये इलाका, ये जो राजधानी, ये जो सुमात्रा है, यहाँ पे संस्कृत और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया जाता था। The rulers built magnificent temples during the period, the most famous of them being the temple of Borobudur in East Java dedicated to the Buddha। और बच्चों, आप जानते होंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में या बहुत सारे ऐसे देशों में, जावा में, सुमात्रा में, है ना, यहाँ पर बहुत से मंदिर जो आज भी देखे जा सकते हैं, उस समय के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। और उसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो बरोबदूर, जो ईस्ट जावा में है ना, जावा के ईस्ट में स्थित है बरोबदूर का मंदिर, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है। इट इज़ अ होल माउंटेन कार्व्ड इनटू 9 stone terraces
सरमाउंटेड बाय अ स्तूपा, पहाड़ों को काट करके, है ना, और ये स्तूप स्थापित किया गया है बच्चों से यहाँ पर। इंडियन एपिक्स सच एज रामायण एंड द महाभारत आर डिस्प्लेड इन द पैनल्स ऑफ द टेम्पल। मंदिरों की दीवार पर रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं इस मंदिर में। These epics continue to provide the themes for literature, folk art, puppet plays। इसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे एकदम शुद्ध भारतीय जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों का अध्ययन लगातार, है ना, साहित्य, वहाँ का साहित्य, वहाँ का जो लोक कला है, या वहाँ की जो कठपुतली के जो नाटक या जो भी कुछ थे, या बहुत सारी चीज़ें जो उनकी सांस्कृतिक थी, वो पूरी तरह से रामायण और महाभारत से प्रभावित थी। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे पूर्वी एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का भारत के राजाओं के साथ, भारत के राजवंशों के साथ किस तरह का संबंध था, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अब तक के लिए बस इतना ही बच्चों। गुड नाइट।